बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हम लोग अपने इस लेक्चर में अब ओहम्स लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ओहम्स लॉ इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंट्री टेस्ट के हवाले से भी इसमें एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये मैट्रिक में था, बट करना तो आप लोगों ने है ना इसको। तो स्टार्ट करते हैं जी बच्चों, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बच्चों, ओहम ने सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि देखिए, मैं आप लोगों को कहता हूं यार मेरे पास ना एक कंडक्टर है। बच्चों, ये एक कंडक्टर है मेरे पास। मैंने इस कंडक्टर में से मैंने बच्चों करंट पास करवाया है। ठीक है, मैंने इस कंडक्टर को बल्कि पहले एक बैटरी के साथ अटैच किया है ऐसे। अब जैसे ही किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं बच्चों, जब भी किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो अब देखें, ये कंडक्टर है और मैंने इस ब्यूटीफुल कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच किया है। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपकी निगाहों के सामने आ चुका है। अब बच्चों क्या होता है, जैसे ही मैं बैटरी को अटैच करता हूं, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और ये मैं रेड एरोज से एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा हूं। दिस कन्वेंशनल करंट इज flowing in the circuit from positive to negative terminal. ओके, अच्छा अब बच्चों जो चीज यहां पर अच्छे तरीके से समझने वाली है, अब ये पूछा गया कि भाई अगर ये बैटरी है ना, ये इसके कंडक्टर के टर्मिनल्स के साथ ये बैटरी लगाई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट I फ्लो करना शुरू किया है। अब सर्किट में किसी कंडक्टर के साथ बैटरी लगाने से करंट फ्लो करता है। उस करंट की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से सर्किट में फ्लो करने वाले करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जर्मन फिजिकिस्ट था जी, ये अपना जॉर्ज साइमन ओहम इसका नाम था। बुक से देख लेना इसको, जॉर्ज साइमन ओहम नाम था। जर्मन पता नहीं लिखा हुआ बुक में कि नहीं लिखा हुआ, देख लेना एक मरतबा। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओहम ये इसका पूरा नाम था। इसने बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये बताया कि किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओहम ने बताया कि अगर आप लोग छोटी एक सेल लगाया, सपोज करें एक सेल लगाया है आपने, अब उस सेल से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज कर रहे हैं भाई वैल्यूज। अच्छा, आपने सेल डबल कर दिए, करंट भी डबल हो जाएगा। सेल 3 लगा दिए, करंट भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से सर्किट में करंट भी बढ़ता जा रहा था। तो ओहम ने यहां से ओवरऑल अपनी एक स्टेटमेंट निकाली और वो स्टेटमेंट क्या निकाली, लिखें, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। बच्चों, किसी भी कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to potential difference, is directly proportional to potential difference across ends of conductor, provided that physical state such as temperature of the conductor,
provided that the physical state such as the temperature of the conductor remains constant। ये मैंने नहीं स्टेटमेंट बनाई, ये आपके अंकल ओहम ने बनाई थी। ओहम ने कहा किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये उस वक्त तक प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार रहती है जब तक कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट के दरमियान में प्रोपोर्शनैलिटी खराब हो जाती है। इसीलिए ये कंडीशन लगाना यहां पर जरूरी थी कि वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बच्चों उस वक्त तक रहता है जब तक कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये बच्चों इसकी स्टेटमेंट थी। अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, इसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिख दी है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं मैथमेटिकली बच्चों, मैथमेटिकली अब आप लोगों ने इसको कैसे देखना। देखें, मैं आप लोगों से अभी कहता हूं, देखिए स्टेटमेंट मैंने लिखी कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों मैंने लिख दिया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट बोले तो I, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V। तो बच्चों मुझे ये बताओ, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो I इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में बच्चों क्या आ जाता है, V आ जाता है। हम लोग यहां पर इस कांस्टेंट को अब क्या लिखेंगे, ये बड़ी सोचनेबल बात है। बच्चों मेरी एक बात सुनिए, मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं। आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस का हमेशा करंट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जहां पर जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है बच्चों, वहां पर करंट हमेशा कम फ्लो करता है। जब रेजिस्टेंस बोलते हैं करंट के रास्ते में रुकावट को, opposition offered by the atoms of the conductor for the flow of electric current is called resistance। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो ऑपोजिशन ऑफर होती है कंडक्टर की जरिए, हम लोग उस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का करंट के साथ हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अब अगर आप लोग गौर करें, अगर मैंने कांस्टेंट को R लिखूं तो काम खराब होगा, क्योंकि I का R के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, ये तो पंगा पड़ जाएगा। मैं अगर इसी कांस्टेंट को अब 1/R लिखूं तो बच्चों I का R के साथ इनवर्स रिलेशन बनेगा। इसका मतलब मेरी मजबूरी है कि मैं इस वक्त इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इस कांस्टेंट को 1/R लिखूंगा और साथ में V लिख दूंगा। अब ये 1/R इसलिए लिखा है ताकि I का R के साथ इनवर्स रिलेशन बरकरार रहे। अब ये R नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली V इज इक्वल टू IR आप लोगों के पास आ जाएगा। तो बच्चों ये है जी आप लोगों के पास ओहम्स लॉ की फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म। सो दिस इज फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ओके, अब बच्चों आप लोगों ने एक चीज यहां पर और गौर करनी है। इसका मतलब जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है बच्चों, ये 1/R आया है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अच्छा, इस R को अब आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोला जाता है। अभी ये R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसी की बात कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की। बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की? मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करती है, ऑपोजिशन ऑफर्ड by atoms of conductor for the flow of electric current
इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कंडक्टर के एटम्स की जो ऑपोजिशन ऑफर होती है, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर बच्चों हम लोग इस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, अगर बच्चों हम लोग रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखना चाहें तो बच्चों उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला वोल्टेज ओवर करंट आएगा। अब वोल्टेज के जो यूनिट्स होते हैं बच्चों वो वोल्ट होते हैं, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो वोल्ट पर एम्पेयर को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में ओहम बोलते हैं। सो ओहम इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद बच्चों ये रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, बच्चों याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। डायमेंशंस से मुराद मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डायमेंशन से मुराद लेंथ एंड एरिया। डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब आप लोगों को पता है अगर एक कॉपर वायर है, एक स्टील वायर है, बच्चों दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है, एक बात। दूसरा, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होती है, और किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी कम होगी जितनी वो ज्यादा मोटी होगी। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होती है। ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट अपॉन टेम्परेचर। वहां पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आर का एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन और एरिया के साथ बच्चों क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, अब आप लोग देखें टेम्परेचर, याद रखिएगा कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के एटम्स की कोलिजन बढ़ जाती है, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फिर बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, नेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, डायमेंशन चेंज करने से भी रेजिस्टेंस चेंज होती है। ठीक है, ये डायमेंशन से मुराद है लेंथ एंड एरिया, ये वो वाली डायमेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ। अब बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोगों को पता है मैं इसी को ना थोड़ा सा इसके अगर मैं यूनिट्स को ओपन करूं वैसे ही जरा शुगर में, ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा बच्चों गौर करें, पहले तो मुझे ये बताओ ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 1 ओहम कब आएगी, पहले ये बताओ। रेजिस्टेंस इज 1 ओहम कब? बच्चों याद रखिएगा अगर कंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पीयर हो, तो बच्चों रेजिस्टेंस जो होगी वो 1 ओहम आएगी। क्योंकि देखें अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पीयर हो, तो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पीयर 1 ओहम के बराबर आएगा। तो याद रखिएगा if 1 ampere current flows through a conductor when 1 volt potential difference is applied, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. ओके बच्चों, तो ये आप लोगों को रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स, उसकी डिपेंडेंस, ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम कब होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो अगली बात है बच्चों यहां पर सुनने वाली वो क्या है, देखिए यहां पर ना ओहम जो है, इसी ओहम को, अभी ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं एक्स्ट्रा बात आपको बताने लगा हूं। बच्चों वोल्ट जो होता है ना वो आप लोगों को पता है जूल पर कूलम होता है। बच्चों वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम। ये पर एम्पीयर अपनी जगह पर रहने दो। अब जरा आप लोग देखो V या W ओवर Q होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जूल पर कूलम भी होगा। अच्छा बच्चों जूल को मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, मैंने जूल की जगह पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड लिख दिया। उसके बाद कूलम किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू Q ओवर T। Q होता है IT, कूलम होता है एम्पेयर सेकंड। तो बच्चों कूलम की जगह पर एम्पेयर सेकंड आया, मगर इसकी पावर -1 आएगी। तो बच्चों ओवरऑल ये मिलके बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड
पर एम्पेयर पर सेकंड पर एम्पेयर, ये पर एम्पेयर पर सेकंड है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए बच्चों यहां पर फाइनली आपके पास आंसर आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड पर स्क्वायर एम्पेयर। लो भाई बच्चों ये आप लोगों के पास इसके एसआई बेस यूनिट आ गए हैं, एसआई यूनिट in terms of base units। बच्चों ऐसे यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आप लोगों के पास आ चुके हैं रेजिस्टेंस के, इसको आप लोग नोट कर लें। हरी अब जल्दी जल्दी बच्चों मिनट लगाओ। एसआई बेस यूनिट, इसके बाद बच्चों जो अब अगली बात है आगे देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यार ये एमडी कैट के सिलेबस में तो डायमेंशंस का टॉपिक इंक्लूड नहीं है, पहले था, अब ये 1-2 साल हो गए उन्होंने इसको जो है ना एक्सक्लूड कर दिया है। तो मगर फिर भी जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि इसकी जब डायमेंशंस लिखेंगे, देखें किलोग्राम की जगह पर एम, मीटर की जगह पर लेंथ एल, स्क्वायर है सेकंड की जगह पर टी -3 और एम्पेयर a-2। बच्चों ये तो याद रखिएगा ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों के सामने आ गया है। एक ये भी बात हो गई। उसके बाद बच्चों एक बात आप लोगों ने और जो यहां पर सुननी है वो क्या है, इसको पहले नोट करें। रेजिस्टेंस कौन सी इसके यूनिट्स कौन से होंगे, ये डिराइव्ड क्वांटिटी की ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये एक्चुअली। बच्चों अब मेरी एक बात सुने जरा, इसको नोट करके आगे जल्दी। ये देखें बच्चों ये जो 1/r लिखा है ना, ये बेसिकली अब मैंने लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों ये लिखा है मैंने रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों याद रखिएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बच्चों इसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को बेसिकली फिजिक्स की दुनिया में कंडक्टेंस बोला जाता है और हम लोग इस कंडक्टेंस को बच्चों कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो मगर कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो कंडक्टेंस का टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के साथ भी इनवर्स रिलेशन होगा। अब पेपर में एमसीक्यू आता है जी, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इट्स कंडक्टेंस विल डिक्रीज। रेजिस्टेंस रोकती है करंट को, कंडक्टेंस अलाउ करती है, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी और करंट का फ्लो कम होगा, इसका मतलब कंडक्टेंस कम होगी। कंडक्टेंस अलाउ करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है, रेजिस्टेंस रोकने वाली प्रॉपर्टी का नाम है। लो जी बच्चों ये आप लोगों की बुक में स्टार्टिंग में उसने बिल्कुल ऐसे ही पहले पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, उसके बाद उसने ग्रीन ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखी है। मैथमेटिकली उसने ना करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा, उसने v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखा है बुक में। तो वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i जब होगा तो फिर कांस्टेंट r ही होगा। जब i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा फिर कांस्टेंट 1/r है। अगर मैं लिखूंगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो भाई फिर आपको r ही पुट करना पड़ेगा, फिर v i r डायरेक्ट आ जाता है, ओके। मगर इसका असल मेथड ये ही है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा की है, ये आप लोग पेपर में ना भी लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ओके बच्चों। लो जी यहां तक बात जो थी वो आप लोगों की रेजिस्टेंस की थी। अब बच्चों रेजिस्टेंस और ओहम्स लॉ की। अब कुछ डिवाइसेस फिजिक्स की दुनिया में ऐसी हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं और बच्चों कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं उनको ओहमिक बोलते हैं और जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं उनको नॉन ओहमिक बोलते हैं। अब ये कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी डिवाइसेस, देखें बच्चों आप लोगों ने हेडिंग बनानी है जी, हमारे पास फिजिक्स की दुनिया में कितनी डिवाइसेस हैं, 2 तरह की डिवाइसेस हैं जो हम लोगों ने यहां पर स्टडी करनी है। ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगी वो ओहमिक होंगी, जो नहीं करेंगी
वो नॉन ओहमिक होंगी। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जितने भी कंडक्टर्स हैं बच्चों वो वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज तक ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, इसलिए उनको यूजुअली हम लोग ओहमिक डिवाइसेस बोल देते हैं। देखिए भी बच्चों, डिवाइसेस इधर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त वो दो तरह की हैं। कुछ डिवाइसेस होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं और कुछ होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी। ऐसे डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं बच्चों उनको बोला जाता है ओहमिक डिवाइसेस, और ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती बच्चों उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ठीक हो गया? तो डेफिनेशन लिखें, ऐसी डिवाइसेस दैट ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को ओबे कर रही हैं, जबकि नॉन ओहमिक डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। एक बात हो गई, ओके नो प्रॉब्लम। जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती वो नॉन ओहमिक, जो ओबे करती हैं बच्चों वो ओहमिक होती हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे बच्चों ऐसी डिवाइसेस जिनका करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ, करंट वोल्टेज ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जाहिर बात है वही ओहम्स लॉ को ओबे करेंगी। स्ट्रेट लाइन आईवी ग्राफ या वीआई ग्राफ भी कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनका वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है वो ओहमिक होती है। और बच्चों जिनके दरमियान में करंट वोल्टेज ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बच्चों वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं। अब अगली बात जो यहां पर, इसका मतलब है जिनका ग्राफ, ठीक है जी, कांस्टेंट रहेगा, यानी आईवी ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। इसका मतलब ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो वो ओहम्स लॉ को ओबे करेगा। और ये देखो ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा ना, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, जो मर्जी लिख लो। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर्स की कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसका मतलब है वोल्टेज और करंट के दरमियान में प्रोपोर्शनलिटी बरकरार नहीं रहेगी। जब तक रहेगी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, ओहम्स लॉ ओबे करेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी खराब उस वक्त होगी जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, और ये कांस्टेंट उसी वक्त नहीं रहती जब कंडक्टर का टेंपरेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। टेंपरेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोपोर्शनलिटी बरकरार नहीं रहती। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर I और V के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये करंट और ये वोल्टेज। इसी तरह बच्चों इधर भी मैं करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करता हूं, करंट और वोल्टेज। देखें, अगर तो करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा बच्चों, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। अगर करंट वोल्टेज ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब है इस ग्राफ की आप लोग अगर स्लोप निकालें, मैं आपको बताता हूं, आप लोग मुझे ये बताएं स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ किसकी वैल्यू देगी। इस वक्त आईवी ग्राफ है आपके सामने। मैंने आपको फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स में ये तरीका बताया हुआ है कि जब भी आप लोगों ने स्लोप निकालनी है तो वाई एक्सिस वाले वेरिएबल को एक्स एक्सिस से डिवाइड करवा दें, तो आई ओवर वी बच्चों, आई ओवर वी जो है ये 1 ओवर आर के बराबर आएगा। ये तो 1 ओवर आर के बराबर आ जाएगा। आई ओवर वी, देखो ना, v इक्वल टू आई आर, आई से कट गया, 1 ओवर आर बच गया। इसका मतलब है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बची है, जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बची है और इस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, अगर y एक्सिस पर I होगा, x एक्सिस पर v होगा, तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ कंडक्टेंस देती है। तो बच्चों इस वक्त इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि इसका x एक्सिस से एंगल हर पॉइंट पर कांस्टेंट बनेगा। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके आप लोग चेक कर सकते हैं, तो टेंजेंट थीटा कांस्टेंट रहेगा, इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, और इस ग्राफ की स्लोप कंडक्टेंस के बराबर है। इट मींस कंडक्टेंस कांस्टेंट है। जब कंडक्टेंस कांस्टेंट होगी तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का इनवर्स
एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब कंडक्टेंस ही चेंज नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है अगर आई वी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट रह रही है, इसकी कंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूं G इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, अगर मैं आप लोगों को मेरी बात सुने, अगर मैं इसी क्वेश्चन में y एक्सिस पर v लिख दूं, x एक्सिस पर i लिख दूं, तो बच्चों याद रखना स्लोप ऑफ vi ग्राफ, तो बच्चों फिर v ओवर i आएगा, तो v ओवर i r के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ vi ग्राफ आपको रेजिस्टेंस देती है, स्लोप ऑफ iv ग्राफ आप लोगों को कंडक्टेंस देता है। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? तो हैंड रेज कर दें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोग बिल्कुल अलर्ट बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी, शाबाश, गुड। अच्छा, अब बच्चों अगली बात देखें। अब आप लोग देखें, अगर तो करंट वोल्टेज ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका मतलब है ग्राफ की शेप, अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, शुरू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, मगर उसके बाद आप लोग देखें इसको स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, मगर ये ऐसे इधर को मुड़ गया है, मतलब ओवरऑल ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक ग्राफ में ये बना रहा हूं और बच्चों एक ग्राफ में आप लोगों के सामने करंट और वोल्टेज के दरमियान में ये बनाने लगा हूं। ये करंट है, ये वोल्टेज है। अब बच्चों देखें, अगर और एक ग्राफ में यहां से ऐसे बना रहा हूं, ये इस वक्त भी आप लोग देखें कि इसकी जो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, करंट लाइन है, ये भी ओवरऑल स्ट्रेट लाइन है, इट मींस ये भी नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ है, ये भी नॉन ओमिक डिवाइस। अच्छा, अब इन डिवाइसेस के नाम पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने बताया कि ये कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर तक ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो आप लोग इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं ऑल कंडक्टर्स अप टू सर्टेन रेंज ऑफ वोल्टेज, एक सर्टेन रेंज ऑफ वोल्टेज तक ओबे ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग ओमिक डिवाइसेस मान लेते हैं। अगर आप लोग कहें प्योर ओमिक डिवाइस तो वो नहीं है, ये कंडक्टर्स आर नॉट 100% ओमिक, जो स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? ओमिक बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद यहां पर देखें आई वी ग्राफ में इधर स्लोप ओवरऑल कांस्टेंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, ये बच्चों फिलामेंट बल्ब्स, जो बल्ब्स के फिलामेंट होते हैं उनमें देखें, आप लोग देखते हैं ना, जो गाड़ी जो होती है ना मोटरसाइकिल की हेडलाइट की, आप लोग देखें उसके अंदर जो फिलामेंट बल्ब लगा हुआ है, बल्ब फिलामेंट का सॉरी फिलामेंट जो लगा होता है ना बल्ब के अंदर, बच्चों जब उसमें से करंट, जब आप लोग देखें शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिलता है, उसमें करंट आता है, ठीक है, तो शुरू में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट बढ़ता जाता है, मगर एक वक्त के बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट मजीद नहीं बढ़ता, बल्कि अब वो कम बढ़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी उसकी बरकरार नहीं रहती। बच्चों ये करंट अब पहले जितना क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक वक्त आ रहा है वो करंट बढ़ता जा रहा है। बच्चों उसी करंट की वजह से उस फिलामेंट के एटम्स की रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से बच्चों टेम्परेचर भी उसका बढ़ना शुरू हो जाता है और वो करंट को अब डिक्रीज करवा देता है। तो इसलिए मैंने देखो करंट अब इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा कम इंक्रीज कर रहा है। देखें इसको जरा बच्चों, जल्दी जल्दी मीटर लगा के, जल्दी जल्दी इसको देख रहे हैं भाई। तो इसका मतलब ये होगा कि फिलामेंट बल्ब में बच्चों एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट की प्रोपोर्शनैलिटी वोल्टेज के साथ बरकरार नहीं रहती। तो क्यों? क्योंकि फिलामेंट की रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, टेंपरेचर बढ़ जाता है, तो अब करंट को वो वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट को मजीद नहीं बढ़ने देते, बल्कि उसको कम अमाउंट से बढ़ने देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिलामेंट बल्ब जो है वो बच्चों ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो ये नॉन ओमिक डिवाइस है।
इसके बाद बच्चों ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक सेमीकंडक्टर डायोड का है। सेमीकंडक्टर डायोड बच्चों, इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में जाकर पढ़ते होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, डायोड्स में, सेमीकंडक्टर डायोड में, पीएन जंक्शन में। बच्चों शुरू में तो बिल्कुल भी वोल्टेज के बढ़ने से करंट नहीं बढ़ता। फॉरवर्ड बायसिंग, यहां पर रिवर्स बायसिंग का कांसेप्ट आता है डायोड में। एक 0. अगर डायोड जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट के बाद वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है। अगर डायोड सिलिकॉन का बना है तो यहां पर 0.7 वोल्ट के बाद वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है। इसी तरह रिवर्स बायसिंग का भी होता है इसकी बैक साइड पे, मगर अभी इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, चैप्टर नंबर 18 में डिटेल में देखेंगे। अभी आपको बताने का मकसद ये कि IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा तो ये नॉन ओमिक डिवाइस बन गई है। लो जी बच्चों, ये नॉन ओमिक और ये ओमिक आपकी टेक्स्ट बुक में, यहां तक मैंने जितनी बातें बोली हैं, एक एक लफ्ज मेरा बोला हुआ आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, बल्कि ये एक्स्ट्रा ही मैंने बोला है। अच्छा, अब जरा अगली बात करते हैं। अब इधर से ना एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ MCQs हैं। वैसे तो MDCAT का पूरा लेक्चर है, ठीक है, तकरीबन घंटे का लेक्चर है पूरा ओहम्स लॉ और रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी ना मतलब कह लो कि सदके में कुछ चीजें बता देता हूं। इसको देखें जरा, आप लोगों से अगर मैं पूछता हूं कि भाईजान मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पास ये ग्राफ है बच्चों, ग्राफ देखना, VI ये ग्राफ है बच्चों, ये V है, ये I है, VI ग्राफ आप लोगों के सामने है। बच्चों अब मुझे ये बताएं, ये VI ग्राफ दो कंडक्टर्स का है, एक कंडक्टर A है और एक कंडक्टर B है। बच्चों मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स के VI ग्राफ आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। मैं अब आप लोगों से पूछता हूं कि ये कंडक्टर का VI ग्राफ 30 डिग्री के एंगल पर है और ये वाला ग्राफ बच्चों 60 डिग्री के एंगल पर है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बस ये है, आप लोगों ने मुझे क्या बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ, बताओ इनमें से किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। बल्कि चलो एक काम करो, रेजिस्टेंस ऑफ A टू रेजिस्टेंस ऑफ B ये बताएं। A कंडक्टर और B कंडक्टर की रेजिस्टेंस की रेशो बतानी है। अब बच्चों आप लोगों ने इस चीज के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। देखिए आप लोगों को पता है, सबसे पहले पेपर में तो पूरा सॉल्यूशन नहीं ना लिखते, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखने लगा हूं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, आप लोगों को पता है बच्चों स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। लो जी हमारी हमारा जो काम है वो आसान हो गया, रेजिस्टेंस देता है स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो इसका मतलब ये तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, यानी VI ग्राफ है ये। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं RA बराबर होगा टेंजेंट थीटा A के, इसकी स्लोप ना RA की जो स्लोप है, RA जो होगा वो स्लोप ऑफ A होगी और RB जो होगी वो स्लोप ऑफ B होगी, तो टेंजेंट थीटा B। अब थीटा A जो है बच्चों वो 30 डिग्री है और थीटा B जो है बच्चों वो 60 डिग्री है। अब टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है बच्चों वो 1/√3 होता है, इसका पूरा टेबल आप लोगों को पता है। और जो टेंजेंट 60 होता है वो जस्ट √3 होता है। तो बच्चों जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड कर, मतलब इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर √ से बशीर हो गया तो आप लोगों के पास RA ओवर RB और कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ ज़रब चिल्ले पाई जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो करवाओ तो यहां से नजर आएगा RB इज इक्वल टू 3 टाइम्स RA। ये 3 पे चला जाएगा, 3 RA बन जाएगा। तो बच्चों RB 3 टाइम्स RA, इसका मतलब ये हुआ इनमें से B वाले कंडक्टर की रेजिस्टेंस A वाले से ज्यादा है। अच्छा अगर मैं बात आप लोगों से अब कंडक्टेंस की कर लूं, इसी में ग्राफ यही होता और मैं आप लोगों से कंडक्टेंस रेशियो पूछता, तो बच्चों रेजिस्टेंस रेशियो 1/3 आई है तो कंडक्टेंस रेशियो फिर 3/1 आती, इसका रेसिप्रोकल आती। इसका मतलब है RB फिर GA, इस वक्त इसमें अगर RB RA से बड़ा है तो बच्चों फिर कंडक्टेंस ऑफ B कम होनी थी A से। तो लो जी बच्चों ये थी आप लोगों की ओहम्स लॉ से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें।
अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए जी। ओहम्स लॉ आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह फटे पे पड़ गया है ये, वाह गुड। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग चलते हैं। इस टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज।